ये पॉडकास्ट भी आपके दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज वाला रहेगा और जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट है उनके लिए स्पेशली। योग का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों का जोड़ हो जाना वो योग होता है। जैसे कुछ योग अच्छे होते हैं, कुछ योग बुरे होते हैं। आज की तारीख में सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं जो योग की बात करते हैं, वो सब उनकी पहली पहली कंडीशन को ही पकड़ते हैं। भारत में एस्ट्रोलॉजी में अगर सबसे ज़्यादा लोगों ने रिसर्च की, मोटी मोटी बुक छापी है ना, वो लिखी कालसर्प योग पर। कितने हद तक किस्मत बदल सकता है अगर योग शुभ है तो? राजयोग होना अपने आप में बड़ी बात। कालसर्प योग से भी 1000 गुना डेंजर योग अगर कोई है तो ये केमद्रुम योग है। कालसर्प योग बनता है तो माँ मनसा देवी का पूजा करें और भगवान शिव की आराधना करें। आप हमेशा बोलते हैं कि आप मंत्र कर लीजिए। मंत्र करना और स्टोन्स पहनना, उसमें क्या डिफरेंस? कोई भी ग्रह का आप रत्न पहना रहे हैं मतलब उसका एनर्जी लेवल को आप बढ़ा रहे हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति की आत्मा जब वो अपने सजीव शरीर में आती है तो वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पावरनामा विद गीता और आज मेरे साथ स्पेशल गेस्ट हैं ज्योतिष आचार्य सुधाकर पुरोहित जी। सुधाकर जी प्रणाम। फिर से आपका स्वागत है। पिछली बार हमने एक पॉडकास्ट किया था जी 3 साल की राशिफल, बिल्कुल। हर राशि का। तो वो अपने आप में एक बड़ी बात थी, जबकि लोग ज्योतिष जो आचार्य हैं बाकी वो 1 हफ्ते की बताते, 1 महीने की बताते राशिफल या 1 दिन का बताता है। बिल्कुल। आपका वो जो पॉडकास्ट था वो बहुत ही लोगों ने पसंद किया, उसकी व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी गई। सो मैं आपसे जानना चाहूँगी आज योग के बारे में। मुझे बचपन में मेरे पिताजी कहीं किसी ज्योतिष आचार्य से मिले थे, उन्होंने बोला इनकी कुंडली में गज केसरी योग है। बट ऐसा तो हुआ नहीं कि वो गज के ऐसी योग है जो मैंने राज भोग या राज सुख प्राप्त किया हो। वो भी एक रोलर कोस्टर राइड रही। क्या होते हैं योग और क्या है इनके शुभ और अशुभ इफेक्ट्स, उनके बारे में जानेंगे। तो पहले आप मुझे बताइए कि योग कौन कौन से योग हैं और उनके शुभ फल और अशुभ फल, उन सब के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही देखिए गीता जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो पहले वाला पॉडकास्ट जो हमने 3 वर्ष के राशिफल का किया था उसे बहुत अधिक पसंद किया और अब ने दोबारा जो है मुझे याद किया, उसके लिए धन्यवाद आपका। तो ये पॉडकास्ट भी आपके दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज वाला रहेगा और जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट है उनके लिए स्पेशली। तो जैसा आपने बताया कि आपके फादर ने आपका जन्म पत्री दिखाया और गजकेसरी योग की बात आपने कर ली। योग देखिए, योग का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों का जोड़ हो जाना वो योग होता है। ज्योतिष में योग शब्द का अर्थ कई जगह लिया गया है। जैसे योग होते हैं विषकम प्रीति आयुष्मान, पंचांग में एक योग होते हैं, वो भी होते हैं। और ग्रह कुछ स्पेशल स्थिति बना लेते हैं, उनको भी योग कहा जाता है। जैसे कुछ योग अच्छे होते हैं, कुछ योग बुरे होते हैं। गजकेसरी योग, केमद्रुम योग, विपरीत राजयोग, नीचभंग राजयोग, या ये कहें कालसर्प योग। और कालसर्प योग तो आपको पता है बहुत ही फेमस है। पितृदोष नाम का योग भी होता है जो बहुत फेमस है, मतलब इन लोगों में बहुत पॉपुलर है। जैसे गजकेसरी योग बहुत पॉपुलर है। गजकेसरी योग क्या होता है जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कि जब गुरु और चंद्रमा साथ में हो या जो आपस में केंद्र संबंध बनाते हो। केंद्र का मतलब या तो गुरु चंद्रमा साथ हो या चंद्रमा से गुरु चौथे भाव में, फोर्थ हाउस में हो, स्वयं से पहला गिनते हुए, या सेवंथ में हो या 10th में हो या 7th में हो, तो गजकेसरी योग होता है। पर ये गजकेसरी योग अच्छा होगा या बुरा होगा इसकी कंडीशंस भी होती है। लोगों ने हमेशा, ज्योतिष में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपके जितने भी आज की तारीख में सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं जो योग की बात करते हैं, वो सब उनकी पहली पहली कंडीशन को ही पकड़ते हैं, कभी डीप में जाने का कोशिश नहीं करते हैं। भारत में एस्ट्रोलॉजी में अगर सबसे ज़्यादा लोगों ने रिसर्च की, मोटी-मोटी बुक छापी है ना, वो लिखी कालसर्प योग पे। और कालसर्प योग पे भी बात करेंगे लेकिन बाद में, पहले हम इसकी बेसिक्स बात करते हैं। तो डीप में जाना होता है और बहुत ईजी है डीप में जाना, बेसिक नॉलेज है, उसको आप अप्लाई कर दो तो आपको ये यहाँ पर 4 बातें पता लग जाएगी। नंबर 1 बात कि वो योग मेरे लिए फलीभूत 100% हो रहा है या नहीं, नंबर 1। दूसरी बात, हो रहा है तो कितना परसेंटेज हो रहा है। तीसरी बात, अब वो मुझे कैसा फल देगा, बहुत शानदार देगा, नॉर्मल देगा। और चौथा, वो कब देगा, कब देगा। ये 4 बातें, 4 बातों का आंसर आप इजी वे में पता कर सकते हो। कोई भी एस्ट्रोलॉजर को बताएगी, अच्छा नॉलेज का पढ़ा लिखा ज्योतिषी है तो आपको बताएगा। और ये चारों बातें पता होने के बाद में ही हम ये देख सकते हैं क्या वाकई में वो योग या तो हमें बहुत अच्छा फल दे रहा है, राजयोग है तो जैसा आपने कहा कि राजा के समान जिंदगी, और बुरा योग है तो एकदम डिस्ट्रॉय कर देगा, तो करेगा क्या, उसकी नेगेटिविटी को भी हम देख सकते हैं।
तो ये राजयोग होते हैं, राजयोग भी होते हैं और नेगेटिव योग भी होते हैं। तो कितने हद तक किस्मत बदल सकता है अगर योग शुभ है तो? देखिए, शुभ योग है तो मैं आपको बताऊँ कि राजयोग होना अपने आप में बड़ी बात है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, विपरीत राजयोग की बात कर लेते हैं। अभी आपके यहाँ जब स्टूडियो में मैं आया था तो आप ही के कुछ लोग विपरीत राजयोग डिस्कस कर रहे थे। विपरीत राजयोग का मतलब क्या होता है कि विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं, तो 6, 8 और 12th ये जो भाव होते हैं इनको त्रिक भाव कहते हैं। और त्रिक भाव के स्वामी जब इन्हीं भावों में बैठे हों, जैसे 6 हाउस का स्वामी 8th या 12वें में 12th में हो, या 8वें भाव का स्वामी छठे या 12वें में हो, या 12वें भाव का स्वामी छठे या 8वें में हो। पहली कंडीशन हुई ना, ये तो सबको याद रहती है। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी कि इनके स्वामी इन भाव में जब बैठे हों तो कमजोर होने चाहिए, वीक होने चाहिए। उच्च राशि के, स्व राशि के, मित्र राशि के होंगे तो विपरीत राजयोग हो जाएगा भंग, खत्म। विपरीत राजयोग कब एक्टिव होगा? जब कोई ग्रह त्रिक भाव 6, 8, 12 में बैठा हो, लेकिन अपने भाव के अलावा दूसरे त्रिक में बैठा हो, लेकिन कमजोर होकर के बैठा हो। पहली स्थिति हो गई, तब वो फलीभूत होता है। सेकंड, आपका लग्न का डिग्री देख लो और वो जो ग्रह यहाँ योग बना रहा है उसका डिग्री देखो, वो भाव मध्य में हो, संधि भाव में चला गया ना, योग खत्म हो गया। कोई भी योग हो, अगर संधि भाव में चला गया वो ग्रह, संधि भाव कैसे देखते हैं? आपका लग्न स्पष्ट कितने डिग्री का है। जैसे मेरे एग्जाम्पल, मेरा वृषभ लग्न में 22 डिग्री का जो है, तो मैं 15 डिग्री जो है वो आगे तक भाव मध्य होता है, उसके बाद में वो शिफ्ट होकर के संधि भाव में चला जाता ग्रह। तो अगर संधि भाव में चला गया है तो ऐसी स्थिति में वो योग हो जाता है क्षीण। तो दो स्थितियां मैंने आपको बताई कि विपरीत राजयोग में क्या होगा, हम क्या देखेंगे कि वो ग्रह कमजोर हो, तो वो ग्रह कमजोर होगा ना तो विपरीत राजयोग फलीभूत होगा। अब बात आती है कि विपरीत राजयोग फलीभूत कब हो, तो नाम में ही उसका आंसर छिपा है, विपरीत राजयोग। यानी कि आपको वो जीवन में पहले तरसाएगा, भटकाएगा, मेहनत कराएगा। जैसे सोने को सोना बनाने के लिए कितने संस्कार करने पड़ते हैं, कितना उसको घिसना तपाना पड़ता है, ऐसे ही वो ग्रह आपको तपाएंगे, पहले मेहनत करवाएंगे, उसके बाद जाकर के आपको निखार के गोल्ड जैसा जो है वो चमकदार बना देंगे। यानी कि नॉर्मली 30-35 के बाद विपरीत राजयोग के बेस्ट फल हमें मिलते हैं, ऐसा समझना चाहिए। मैं ये जानना चाहती हूँ जो राजयोग है, अगर सपोज़ किसी का बहुत अच्छा है और उसको कौन से कर्मों से उसको कुछ फ़ायदा हो सकता है और अच्छे कर्म करे, या अगर उसके कर्म खराब है तो राजयोग अच्छा होने के बाद खराब हो सकता है? देखिए, ये आपने जो बात की ना, ये बहुत बड़ा विषय है। कर्म, कर्म तो ऐसी चीज है जिसके द्वारा तो आप अपनी जन्म पत्री में लिखे हुए को ही परिवर्तित कर देते हैं। अगर अच्छा कर्म करोगे तो राजयोग और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, और बुरा कर्म करोगे तो वो राजयोग भी पहले जैसा नहीं रहेगा। देखिए, इसका आंसर आपको बहुत सिंपल तरीके से करता हूँ। एक ही अस्पताल में एक ही समय पर 2 बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन दोनों का भविष्य एक जैसा नहीं होता है, ठीक है? एक ही समय पर दुनिया में अलग-अलग स्थानों पर भी लोग जन्म लेते हैं, लेकिन एक जैसा भविष्य नहीं होता। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों का भी भविष्य एक जैसा नहीं होता। वो उसका कारण क्या है कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति की आत्मा जब वो अपने सजीव शरीर में आती है तो वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, और आपको कर्म करने के लिए हमेशा प्रेरणा बाहर से मिलती रहेगी, बाह्य परिवेश से। उस प्रेरणा को अपने कर्म में आप किस रूप में लेते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है। और जिस उस प्रेरणा को आपने जिस रूप में लिया है और जिस तरह से आपने कर्म किया है ना, वही कर्म आपके भविष्य को बनाता है। यानी कि पहले का लिखा हुआ के आधार पे तो आपको आपका फल मिल रहा है। जैसे आपने अच्छे कर्म किए थे तो राजयोग आ गए आपकी जन्म पत्रिका में। लेकिन आप बचपन में जब 12 या 15 साल के बाद जब हम हमारे कर्मों का कैलकुलेशन प्रॉपर्ली शुरू होता है, जब आपका इंटेंशनली आप कर्म करते हैं, क्योंकि बच्चा तो इंटेंशनली कोई काम करता नहीं है। बच्चा अगर किसी को गोली भी मार देगा तो उसे थोड़ी पता है कि मैं इसको गोली मार रहा हूँ तो ये मर जाएगा, वो तो गलती से चला दी उसने। तो जब कर्म को आप इंटेंशनली करने लगते हैं, आपको पता है कि मैं इसका बुरा कर रहा हूँ, आप मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे में गुस्सा है, मेरे में क्रोध है, तो वो आपके अच्छे फलों को बिगाड़ता है। और आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आप सेवा, आपके अंदर प्रेम है, आप में समर्पण की भावना है, आप में जो है वो श्रद्धा की भावना है, आप अच्छे कर्म कर रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है वो नेगेटिव चीज़ों को भी पॉज़िटिव करता है। भले समय लगेगा, लेकिन अच्छा कर्म आपके राजयोगों को बढ़ाएगा और बुरा कर्म आपके राजयोगों को घटाएगा। अब बात करते हैं गजकेसरी योग के बारे में। उसका अच्छा होना और बुरा होना, उसका किस तरीके से किसी व्यक्ति के मतलब पूरे लाइफ पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ता? देखिए, गजकेसरी योग, पर्टिकुलर एक योग की आप बात कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, गजकेसरी योग जैसे जातक ग्रंथों में अनेक योग हैं, पर्वत योग है, काहल योग है, मतलब इतने योग हैं, राजयोग के नाम पे ढेरों।
भरे पड़े हैं योग। जैसे आपने गज केसरी योग की बात की, गज मतलब हाथी, केसरी मतलब सिंह। एक ऐसा योग आपको जो गज यानी हाथी के समान शक्ति देता है, पैशंस देता है, धैर्य देता है और शेर के समान स्फूर्ति देता है, ताकत देता है, एनर्जी देता है। तो गज केसरी योग इसका नाम हो गया। गज केसरी योग बनता है गुरु और चंद्रमा या शुक्र या चंद्रमा से मिलके। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि चंद्रमा से गुरु अगर केंद्र भाव में बैठा हो तो गज केसरी योग होता है। लेकिन यहाँ पर गज केसरी योग कब फलीभूत होगा आपको बताता हूँ। जैसे आपने कहा कि मेरी जन्म पत्री में भी गज केसरी योग बन रहा है लेकिन वो फलीभूत नहीं हुआ। गज केसरी में गुरु चंद्रमा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात जो मैंने पीछे बताया था कि भाव मध्य में ये योग बनना चाहिए, पहली स्थिति। दूसरी बात कि गुरु आपकी जन्म पत्रिका में कारक ग्रह होना चाहिए। चंद्रमा और गुरु कारक ग्रह की क्या डेफिनेशन है? गुरु कारक ग्रह होता है मेष लगन में, कर्क लगन में, सिंह लगन में, धनु लगन में, वृश्चिक लगन में और मीन लगन में। और चंद्रमा भी लगभग इन्हीं लग्नों में कारक होता है। तो अगर गज केसरी योग इन 6 लग्नों में बन रहा है तो समझ लीजिए कि आपके लिए वो ज्यादा फलीभूत होगा। और उसके बाद ये गजकेसरी योग में गुरु या चंद्रमा में से कोई ग्रह त्रिक भाव में, त्रिक का मतलब होता है 6, 8, 12, इन भाव में नहीं बैठा होना चाहिए। अगर होगा तो वो गजकेसरी योग 100% फलीभूत नहीं होगा। इसके बाद अगली कंडीशन आपको क्या देखनी है कि गुरु और चंद्रमा में से दोनों ग्रह षड बल में स्ट्रांग होने चाहिए। षड बल का मतलब ये होता है कि जन्म पत्री में जब ग्रहों का पूरा कैलकुलेट करते हैं कि वो उच्च राशि में है, कौन से भाव में बैठा है, कितने रश्मि बल पे बैठा है, किस अवस्था में बैठा है, जो है लग्न के अलावा नवांश में, दशमांश में, होरा में, द्वेषकांड वर्ग में, कौन से वर्ग में बैठा है, तो उसकी टोटल कैलकुलेशन से उसका षड बल निकलता, उसमें स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये 4-5 कंडीशन जब वो ग्रह पूरी कर लेगा, तब मैं कह सकता हूँ कि यस, ये सारी कंडीशन में अगर वो अव्वल है, तो आप परसेंटेज निकालते जाओ। सब में ठीक है 100%, एक में कमज़ोर है तो परसेंटेज घटाते जाओ, घटाते जाओ, घटाते जाओ। ऐसे परसेंटेज निकाल करके आप ये तय करेंगे कि वाक़ई में गजकेसरी योग मेरे लिए फलीभूत है क्या? तो ये सारी कंडीशन है। जिसने ज्योतिष पढ़ा है, जैसे मैं अभी 98 से एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ, तो ये कंडीशन देखने में मुझे लगेंगे 10 सेकंड। क्यों? क्योंकि मैंने ज्योतिष पढ़ा है तो वो इक्वेशन सारा मेरे दिमाग से एक में कुछ 15 सेकंड में घूम जाएगा और मैं बता दूंगा गजकेसरी योग आपका फलीभूत होगा। लेकिन नया-नया अगर अध्ययन किसी ज्योतिषी ने किया, उसको थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे। लेकिन ये कैलकुलेशन करके बताओगे तो मैं 100% बोलता हूँ कि आपका प्रेडिक्शन सही बैठेगा। और अगर आपने कैलकुलेशन नहीं किया, केवल गुरु चंद्रमा करके बोल दिया कि जाओ तुम तो राजा के समान जिंदगी जियोगे, वो गारंटी वाली बात नहीं है। तो गज कैसे योग किसी भी व्यक्ति को अमीर और प्रसिद्ध बनाता है? बिल्कुल, ये कंडीशन मैंने आपको बताई, अभी जो कंडीशन मैंने आपको बोली, अगर 100% होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कोई बड़ा राजनेता होगा, बड़ा राजा होगा, बड़ा आईएएस अधिकारी बनेगा, इंटेलिजेंट होगा और उसकी जो कीर्ति और यश है पूरी दुनिया में फैलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या केंद्रुम योग वाले व्यक्ति पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए रह जाते हैं? देखिए गीता जी, सबसे पहले केमद्रुम के पहले आपने उसका योग के बारे में नहीं बताई, अशुभ योग की बात कर रहे हो आप। केमद्रुम योग को हमारे जातक ज्योतिष में, मतलब जितने भी ज्योतिष के ग्रंथ जो उत्तर भारत में पढ़ाए जाते हैं, काशी में, उज्जैन में, मैं जयपुर से हूँ, जयपुर में, तो वहाँ पर जितने भी ग्रंथ हमने पढ़े हैं, मैंने 11वीं क्लास से मैं ज्योतिष पढ़ रहा हूँ, मैंने उसमें हायर स्टडी की है, जितने भी ग्रंथ पढ़े, हमारे यहाँ लिखा है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई नेगेटिव योग है, तो वो केमद्रुम है। अगर केमद्रुम योग किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बन रहा है, तो वो व्यक्ति अगर राजा के घर में भी जन्म लेता है, तो वो एक नौकर या एक गरीब व्यक्ति के समान अपना जीवन यापन करता है। कितनी बड़ी बात लिखी है, ठीक है? क्या केमद्रुम योग वाला व्यक्ति पूरी जिंदगी संघर्ष करता रहेगा? आप लोगों ने कालसर्प योग के बारे में खूब सुना होगा, उसकी चर्चा भी अभी आगे करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कालसर्प योग से भी 1000 गुना डेंजर योग अगर कोई है तो ये केमद्रुम योग है। और केमद्रुम योग कैसे देखा जाता है? चंद्रमा के आधार पे। इसका क्या डेफिनेशन होता है कि चंद्रमा यदि केंद्र और त्रिकोण के अलावा अन्य भाव में बैठा हो, तो केंद्र या त्रिकोण के अलावा कौन सा भाव हो गया? दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, छठा हो गया, 8वां हो गया या 11वां हो गया, 12वां हो गया। इन भाव में चंद्रमा बैठा और उसके आजू-बाजू, मतलब उसके आस-पास सूर्य, राहु, केतु ये ग्रह तो हों, बाकी कोई ग्रह ना हो, क्योंकि सूर्य, राहु, केतु हैं तो भी केमद्रुम योग बनता है। और बाकी ग्रह जो पंचतारा ग्रह हैं, पंचतारा ग्रह कौन से होते हैं? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये चंद्रमा के आसपास ना हो, मतलब चंद्रमा जिस भाव में बैठा उसके आगे और पीछे ये दोनों ग्रह ना हो, चंद्रमा जो मैंने आपको बताया तो उन भाव में बैठा हो, तो केमद्रुम योग बनता है।
लेकिन ऐसा मतलब नहीं है, ये योग तो बहुत कॉमन है किसी की भी जन्म पत्री में, अरे भाई तुम्हारे तो केमद्रुम योग है, पता लग जाएगा। लेकिन इसको फलीभूत करने के लिए वही सारी डेफिनेशन देखो कि चंद्रमा पर कितने ग्रहों की दृष्टि है, चंद्रमा कारक ग्रह है या नहीं है, चंद्रमा जो है वो कितनी स्ट्रांग पोजीशन में वहां पर बैठा हुआ है, उच्च राशि में है, नीच राशि में है, षडबल में बली है या नहीं है। ये सारी तमाम बातें केमद्रुम योग पर लागू कर देंगे ना, और फिर भी केमद्रुम योग होगा, तो ये ध्यान रखना, वाकई में मैंने अपने कई एग्जाम्पल में देखा है कि व्यक्ति राजा के घर में जन्म, मतलब किसी अमीर परिवार में जन्म लेते हुए भी पागलों जैसा ही जीवन बिताता है। बहुत डेंजर योग है। लेकिन ये प्रेडिक्शन करने से पहले उन सारी कंडीशन को रीड करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं की तो समझ लो प्रेडिक्शन सही नहीं निकलेगा, कर ली तो समझ लो आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक निकलेगा। जैसे आपने बताया कि योग उसके भी शुभ और अशुभ फल होते हैं कि कौन किस तरीके से बन रहे हैं। तो जिसके एक कुंडली में फिर मेरा एक क्वेश्चन है, ये राजयोग है, क्या वो व्यक्ति कभी गरीब भी हो सकता है? बिल्कुल, राजयोग अगर मान लो फलीभूत ही नहीं होगा, जो कंडीशन सारी अप्लाई की हमने, अच्छा राजयोग आपने देख लिया, लेकिन ये राजयोग के पैरेलल केमद्रुम योग भी तो हो सकता है। अगर आपके गजकेसरी योग बन रहा है, तो आपके केमद्रुम योग भी तो बन सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ आप सारे राजयोग लिखिए, एक तरफ सारे जो है वो नेगेटिव योग लिखिए, दोनों को कंपेयर करें, फिर कंक्लूजन पे पहुंचोगे ना। जन्मपत्री में तो खूब सारे योग होते हैं, अब नाभस योग होते हैं, तो कई तरह के होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि राजयोग तो बहुत सारे हैं, और ऐसे ही नेगेटिव योग भी बहुत सारे हैं। सारे योग कैलकुलेट करके फिर कंक्लूजन पे पहुंचना है, सबसे बड़ी बात ये है। क्या बिना किसी योग के भी व्यक्ति शुभ या बहुत सफलता प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल, देखिए जब जन्मपत्री हम देखते हैं, किसी व्यक्ति की जन्मपत्री बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका जीवन बड़ा ही बेकार है, कोई मतलब वाली बात नहीं। अरे जन्मपत्री में इतने राजयोग है, फिर भी ये व्यक्ति ने तरक्की नहीं की। उसका रीज़न क्या होता है कि राजयोग को फलीभूत करने के लिए उन ग्रहों की दशाओं का आना भी ज़रूरी है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का हम बात करें कि उनके जीवन में जब बुध का दशा आया था, तो एकदम डाउन पे चले गए थे। बिल्कुल एकदम, आपको पता होगा कि 1990 से लेके 2002 तक का आसपास का जीवन उनका बहुत टफ रहा था, जबकि वो सुपरस्टार थे, लेकिन 2000 के बाद वापस धीरे-धीरे पनपे और फिर पहले जैसा स्टारडम उन्होंने ले लिया। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि ये दशाओं का बड़ा फ़र्क होता है, दशाएँ और ट्रांज़िट। दशाएँ और ट्रांज़िट को मिक्स करके आपको देखना होता है। मान लो कि एक्स, वाई, जेड ग्रह आपका राजयोग बना रहा है, लेकिन उसकी दशा आपके बचपन में आ गई थी। यंग एज में आपको उसकी दशा आई ही नहीं, क्या होगा? वो राजयोग तो आपने बचपन में भोग लिया, जवानी में तो कष्ट भोगोगे ना। या समझ लो अभी हम केमद्रुम योग की बात कर रहे थे। केमद्रुम योग की दशा चंद्रमा की दशा जब-जब आएगी तो केमद्रुम योग प्रभावी हो जाएगा। पता लगे कि चंद्रमा की दशा आपके आई 15 से 25 में या 20 से 30 में, जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है करियर बनाने का, तो सब कुछ धरा रह जाएगा। तो आपके नेगेटिव योग की दशा कब आ रही है, पॉजिटिव योग की दशा कब आ रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ये विषय समझना ज़रूरी है, और उसी के आधार पर प्रेडिक्शन किया जाएगा। क्या 5वाँ और 9वाँ भाव के स्वामी का संबंध सबसे शक्तिशाली योगों में से एक है? देखिए जन्म पत्री में 12 भाव होते हैं, और पहला यानी फर्स्ट, पांचवा यानी फिफ्थ, और नवा यानी नवम, नाइन्थ नवम, इनको त्रिकोण भाव कहते हैं। और त्रिकोण भाव को जन्म पत्री में सबसे मजबूत भाव माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इन भावों के स्वामी, मतलब इन भावों के जो ग्रह, जो मालिक हैं, उनके आपस में जब रिलेशनशिप हो, तो ये अपने आप में ही सबसे बड़ा राजयोग होता है। किसी जन्म पत्री में आप कुछ मत देखो, आप इन 3 भाव के ग्रहों के आपस के रिलेशन को देख लो, तो समझ लो राजयोग ही राजयोग है। और इसके अलावा 10th हाउस, एक ज्योतिष का ग्रंथ है लघु पराशरी। आप लघु पराशरी किसी भी ज्योतिषी को पूछोगे जिसने ज्योतिष पढ़ा है वास्तव में, वास्तव की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे कैसे-कैसे लोग आते हैं, ज्योतिष जानते हैं, नहीं जानते हैं। लघु पराशरी जिसने पढ़ा उनको आप पूछिए कि राजयोग के मात्र 2, 4, 5, 10 श्लोक हैं उसमें। उसमें एक योग बनता है 9th और 10th हाउस के रिलेशनशिप का। कोई भी ज्योतिषी जब 9th, जिसने ज्योतिष पढ़ा है और जो प्राचीन जो ज्योतिष का अध्ययन करके आया है, अब वो जब किसी व्यक्ति की जन्म पत्री देखेगा और वो ये देखेगा कि इस व्यक्ति के 9वें भाव और 10th हाउस के मालिक या नवम भाव या पंचम भाव के मालिकों ने युति कर ली, रिलेशन बना ली, योग बना लिए, तो पता है आपको क्या बोलेगा कि ये व्यक्ति कोई बहुत बड़ा आदमी है। ये 2 ग्रह जब युति बना लेते हैं और बाकी कंडीशंस भी ठीक होती है, षटबल में बली हैं, दशा प्रॉपर आ रही है, तो वो व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैक्सिमम बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े कोई सीएम बने हैं, या जिन्होंने जीवन में कोई बड़ा बिज़नेस किया है, कोई बहुत बड़ा नाम कमाया है, किसी भी फील्ड में,
दुनिया का कोई भी फील्ड हो, ये ध्यान रखना कि उनके 1, 5, 9 और 10th हाउस, इनके आपस के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये हाउस के मालिक ही इनको उन ऊँचाइयों तक पहुँचाते हैं। ये राजयोग सबसे स्ट्रांग होता है। आपको जब इ जब 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 व्यक्ति की दशा बदलती है, क्या योग भी उस वक़्त प्रभावित होते हैं? बिल्कुल 100% होते हैं। मैंने ऐसे-ऐसे व्यक्ति देखे हैं, जैसे आप मेरी बात कर लो, जब मेरा राहु का दशा था, तो समय अच्छा नहीं था। जब गुरु आया तो समय थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन शनि आया ना, शनि महादेव आए, जब शनि तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ग्रह हैं, शनिदेव तो मेरे लिए समझ लीजिए पूजनीय है। वो आए, वो राजयोग बनाते तो उन्होंने रातों रात मेरा काम अच्छा किया। कोई भी व्यक्ति हो, जब दशा बदलती है और राजयोग बनाने वाला ग्रह जब अपनी दशा में आता है, तो वो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा फल देता है। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल जन्मपत्री में देखे हैं कि पर्टिकुलर एक ग्रह जो नेगेटिव था, वो राजयोग नहीं बना रहा था, नेगेटिव योग बना रहा था, उसकी दशा में व्यक्ति बिल्कुल उसका पतन हुआ। लेकिन जैसे ही राजयोग बनाने वाले ग्रह की दशा आई, तो रातों-रात उसके सितारे बदल गए। मतलब कुछ घंटों में किस्मत बदलती हुई मैंने देखी है, ऐसा समझिए आप। क्या केवल ग्रहों की युति से योग बन जाता है? देखिए, अधिकतर जो मैक्सिमम ग्रह जो होते हैं, वो ग्रहों की युति, क्योंकि योग का मतलब होता है युति, संबंध, रिलेशन। लेकिन कई बार जो योग होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि केमद्रुम योग है। अब केमद्रुम योग तो अकेला ही है, उसमें तो चंद्रमा का ही विचार कर रहे हैं। लेकिन अधिकतर योग जो बनते हैं, वो योग का मतलब ही युति है, रिलेशनशिप है। तो ये ग्रहों के संबंधों से, विशेष स्थितियों से ही बनते हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। तो जैसे किसी की कुंडली में गुरु और राहु का योग युति बन रही है, तो जैसे गुरु चांडाल योग शायद यही कहते हैं मुझे। जी। तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, गुरु चांडाल योग में क्या होता है कि गुरु और राहु या तो साथ बैठे हों या जो एक दूसरे के आमने-सामने बैठे हों। गुरु चांडाल योग को नॉर्मली नेगेटिव योग माना जाता है। गुरु चांडाल योग वाला व्यक्ति के एथिक्स नहीं होंगे, वो किसी भी स्थिति में काम कर लेगा, कैसे भी कर लेगा। और गुरु चांडाल योग जब प्रभावी होता है तो उसको नेस्तनाबूद कर देता है, पतन कर देता है, उसको गिरा देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमें ये देखना होता है कि गुरु और राहु की जन्मपत्री में स्थिति क्या है, वो कारक ग्रह तो नहीं है, षटबल में उनका क्या स्थिति है, दशा कब आ रही है। और मैं आपको बता दूँ कि गुरु और राहु की युति व्यक्ति को सितारा भी बना देती, स्टार भी बना देती है। वो डिपेंड करता है कि गुरु राहु की युति किस रिलेशन में बन रही, क्या स्थिति है उनकी, संधि भाव में हैं, मध्य भाव में बैठे हुए हैं, और वो एक व्यक्ति का पतन भी कर देती है, मतलब उसे डेस्ट्रॉय, खत्म भी कर देती है। उसने जो साम्राज्य स्थापित किया था हज़ारों करोड़ का, वो भी खत्म कर देती है, तो वहीं ज़ीरो से हज़ारों करोड़ पे भी पहुँचा देती है। बात ये है कि वो किन स्थितियों में बन रहा है, राहु, केतु फ़ेवरेबल ग्रह है या नहीं है, ये देखा जाना बहुत ज़रूरी है। क्या लगन बदलने से योग पर प्रभाव पड़ता है? देखिए, लग्न बदलने से जो आपने शब्द बोला है, ये मतलब टेक्निकली शब्द है। लग्न बदलने का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति जो है संधि लग्न में किसी का जन्म हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदय होती है उसको लग्न कहते हैं। अगर जो लग्न का डिग्री होता है ना, उसे ही जो है सेंटर लग्न मान करके प्रेडिक्शन किया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि लग्न जैसे मेष लग्न में किसी का व्यक्ति का जन्म 29 डिग्री पे हुआ है, तो 2 या 5 3 मिनट बाद में ही वृषभ लगन शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है कि मेष लगन और वृषभ लगन दोनों विपरीत है, मंगल का और शुक्र का लग्न है, एक मित्र एक शत्रु है। तो लग्न परिवर्तित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो राजयोग बनते हैं ना, वो प्रभावी नहीं होते हैं। वो क्या होता है, ग्रह भ्रमित होता है, वो कभी ग्रह आपको अच्छा फल देगा, कभी बुरा फल देगा, कभी आपको बहुत ऊपर पहुँचा देगा और वही ग्रह कभी आपको डाउन भी कर देगा। तो लग्न बदलने वाली जो प्रक्रिया है ना, वो एक तरह से अशुभ मानी जाएगी। तो ये बोले अगर किसी की कुंडली में अगर ग्रह नीच का है तो उसका योग भी प्रभावित हो सकता है? देखिए, आपने जो उच्च-नीच राशि वाली जो बात पूछी है, ये अलग विषय है। मैं इसका आंसर वैसे आपको दे चुका हूँ, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ कि कोई भी ग्रह जब हम उसका राजयोग देखते हैं, तो उस ग्रह का हम जो है वो उच्च राशि भी देखते हैं, नीच राशि भी देखते हैं। उच्च राशि का मतलब ये होता है कि वो ग्रह एक बेहतरीन स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। जैसे मान लो आप गजकेसरी योग की बात कर रहे हो, लेकिन गजकेसरी योग में गुरु मकर राशि में बैठा, मकर जो होती है वो गुरु की नीच राशि होती है। ऐसे चंद्रमा अगर वृश्चिक में बैठा है, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। तो अगर ग्रह नीच राशि के हो गए हैं राजयोग बनाते हुए, तो फिर वो अच्छे या शुभ नहीं माने जाएँगे, पॉज़िटिव नहीं माने जाएँगे। काल सर्प योग के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपने उस योग की बात कर ली जिसकी चर्चा अक्सर जो है सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। मतलब
आपकी जन्म मतलब ये योग तो ऐसा है जिसके नाम पर ज्योतिष का इतना ज़्यादा खिलवाड़ किया जा चुका है कि हमें कई बार तो ऐसा लगता है कि इतना पतन हो चुका है ज्योतिष विषय का। उसका कारण क्या है कि एक तो कालसर्प योग बहुत ईज़ी है। आप भी अगर मैं देखना आपको सिखाऊँ कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो कालसर्प योग होता है। अब आज के ज्योतिषियों को समझना वो क्या बोलते हैं। एक होता है कालसर्प योग, एक होता है कालसर्प योग का उल्टा यानी राहु केतु के सारे ग्रह बाहर बैठे हैं। ज्योतिषी पता है क्या कहते हैं? बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर उसको भी कालसर्प योग बोल देते हैं। फिर आता है 1-2 टोटल राहु केतु के अलावा 7 ग्रह बचते हैं। अब इन 7 ग्रहों में 1-2 बार बैठा होता है उसको लोग क्या बोल देते हैं? आंशिक कालसर्प योग। अब ये जो 3 डेफिनेशन मैंने आपको बताई, दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं मान लो, तो मैं कहता हूँ इन 3 डेफिनेशन को लागू कर दें, तो लगभग 800 में से 500 करोड़ लोगों के कालसर्प योग है। इसका मतलब ये हुआ, ये मूर्खतापूर्ण बात है, बहुत ही उपहास वाली बात है। मैं आपको बता दूँ, कालसर्प योग का उल्लेख उत्तर भारत में जितने भी ज्योतिष के ग्रंथ हैं, उसमें तो कहीं हुआ ही नहीं है। लेकिन जब मैं 2005 में मैंने प्रोफ़ेशनली काम करना शुरू किया, तो अक्सर ये लोग पूछते थे हमसे कि कालसर्प योग के बारे में आप बताएँ। तो कालसर्प योग के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने कहा नहीं उत्तर भारत के ग्रंथों पे ही रिसर्च करते हैं। मैंने मोस्टली सारे ज्योतिष ग्रंथ पढ़े हैं और उन ज्योतिष ग्रंथों में जो प्रेडिक्शन वाले ग्रंथ होते हैं, मैं ढूँढता गया कहीं तो कालसर्प योग मिले। सर्प योग मिलता है, ये नाभस योग होता है, ये जिसमें आपको हर ग्रंथ में मिल जाएगा, बट वो उसमें राहु केतु का कोई लेना-देना नहीं है। तो मैं ढूँढता गया, आखिर एक सबसे पुराना ग्रंथ मुझे मिला जहाँ कालसर्प योग का उल्लेख है और वो है ज्योतिष रत्नाकर नाम का ग्रंथ है, पूर्णतः हिंदी में लिखा गया है वो। और इस ग्रंथ के अंदर कालसर्प योग का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब ये है कि कालसर्प योग का उल्लेख कहीं न कहीं हुआ तो ज़रूर होगा। तो मैं इसकी और डेप्थ में गया, तो मुझे पता लगा कि दक्षिण भारत के जो नाड़ी ज्योतिष के ग्रंथ हैं, जो थंब लगा कर के जो अपने ताड़पत्र निकलते हैं, उनमें भी कालसर्प योग का उल्लेख है। यानी कि दक्षिण भारत के यहाँ से कहीं न कहीं ये जो है राहु काल की तरह ही शिफ्ट होकर के उत्तर भारत में आया और पूरे भारत में फेमस हो गया क्योंकि बहुत ईज़ी है। पंडित इसको बहुत ईज़ी तरीके से देख सकते हैं और उनको कुछ नहीं समझ में आता तो बोलते हैं कालसर्प योग है, जाओ शांति करा लो और इसके नाम पर बहुत सारी दुकानें चल गई है, इसकी शांति के नाम पर बहुत बड़ा बिज़नेस चल रहा है। तो ठीक है, वो अच्छी बात है, वो लोग करते हैं, भगवान का नाम लेना गलत नहीं है। लेकिन रियल में मैं आपको बताऊँ कालसर्प योग क्या होता है, उसका डेफिनेशन जो साउथ के ग्रंथों में वो ये है कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह चलते हो। तो राहु केतु क्या होते हैं? एंटी क्लॉक चलता। मतलब राहु जो होगा वो कैसे चलेगा? एंटी क्लॉक नहीं, मतलब राहु बाकी ग्रहों से उल्टे चलेंगे। राहु तो घड़ी की जैसे चलता, बाकी ग्रह एंटी क्लॉक चलते हैं। तो राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं, तो कालसर्प योग बन जाता है। तो हमने क्या करा, जब मैं एक मैगज़ीन में जो है ज्योतिष सागर नाम की मैगज़ीन में मैं जॉब करता था, ये 2007 की बात है। तो हम लोगों ने इसकी एक परसेंटेज निकालने का एक सिस्टम क्रिएट किया लोगों के लिए कि कालसर्प योग आपका कितना नेगेटिव है। चलो ये हम आपका निकालने का सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो उस सिस्टम से हमने लोगों को ये समझाया था, तब मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, कि कालसर्प योग कितना नेगेटिव है। वही बात है कि राहु केतु के बीच में कितने कारक ग्रह आ रहे हैं, कारक ग्रह उच्च के हैं या नीच के हैं, राहु केतु अशुभ है या शुभ है, राहु उच्च में बैठा है, नीच में बैठा है, कौन से भाव के कालसर्प योग बन रहे हैं। अब आप कालसर्प योग की किताबें पढ़ोगे, इतनी मोटी-मोटी किताबें लोगों ने लिखी है। कालसर्प योग को 12 भागों में बाँट दिया, किस आधार पे? राहु पहले भाव में हो, तो ये फलाना कालसर्प योग होगा, राहु दूसरे भाव में हो, केतु अष्टम भाव में हो, तो फलाना कालसर्प योग होगा, ऐसे 12 कालसर्प योग बना दिए। तो 12 कालसर्प योग बना दिए उन्होंने, क्या करा, मोटे-मोटे ग्रंथ लिख दिए, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर दी। लेकिन उन्होंने असली ये नहीं बताया कि कालसर्प योग कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5% मामलों में ही राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आते हैं, कालसर्प योग बनता है, तब नेगेटिव होता है। मैं 5% बोल रहा हूँ आपको। मतलब पहली बात तो ये जो आपको डेफिनेशन बताई वो मैंने सिरे से उड़ा दी। केवल एक डेफिनेशन मैंने आपको कालसर्प योग की दी है कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आते हैं तो कालसर्प योग बनता है और इसमें से भी 5% मामलों में ही राहु केतु के बीच में कालसर्प योग बन रहा है, तो वो नेगेटिव होता है। अब एक नई बात और लीजिए आप इसमें, कई लोगों ने क्या करा, इसको पितृदोष से जोड़ दिया। आपने पितृदोष के बारे में सुना है? हाँ, मैं वही बात करने वाली थी। तो पितृदोष से भी जोड़ दिया और लोगों ने पितृदोष से जोड़ करके क्या किया कि ये भी बता दिया कि कालसर्प योग है तो उसका मतलब पितृदोष योग है, जबकि पितृदोष का तो कालसर्प योग से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि पितृदोष नाम का क्लियर योग तो हमारे जो जातक ज्योतिष के ग्रंथ है उसमें तो है नहीं। तो पितृदोष का भी बात होता है, कहाँ होता है कि ये जैसे अपना जो ज्योतिष के कई ग्रंथ हैं, जैसे बृहत्पराशर अरोरा शास्त्र का जो उत्तर भाग है उसमें जो है श्राप योग, जो उसमें यहाँ पर पितृदोष से संबंधित बात होती है, तो उसमें भी सूर्य चंद्रमा गुरु शनि को मोस्टली लिया गया है। तो केवल कालसर्प योग से उसको लिंक कर देना गलत है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए कि जो लोग इतना सारी उपाय बताते हैं, तो सही उपाय क्या है काल सर्प का? देखिए, कालसर्प योग राहु केतु से बनता है। तो सबसे पहले राहु केतु के मंत्र जप ओम राम राववे नमः, ओम केम केतवे नमः या वैदिक मंत्र या तांत्रिक मंत्र का जप करें। राहु और केतु के कालसर्प योग को सर्प से जोड़ा जाता है, सांप से। तो लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सांपों को जंगल से, मतलब ये जो सपेरे लोग होते हैं उनसे छुड़वा देते हैं और वो लोग वापस फिर पकड़ लाते हैं, ऐसा चलता है। तो ऐसा करने से राहु केतु कोई अच्छे नहीं होंगे। इससे बेटर ये है कि सर्प की अधिष्ठात्री देवी, सर्पों की अधिष्ठात्री देवी माँ मनसा होती है। माँ मनसा देवी का आप पूजन कर सकते हैं। बंगाल में उधर काफ़ी जगह माँ मनसा देवी का पूजन भी किया जाता है। तो कालसर्प योग बनता है तो माँ मनसा देवी का पूजा करें और भगवान शिव की आराधना करें। तो भगवान शिव की आराधना करने से काल सर्प योग को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता देखिए, है। हमारे यहाँ जितने भी नेगेटिव योग बताए गए हैं गीता जी, सब में भगवान शिव की आराधना ही बताई गई है। सबसे नेगेटिव योग केमद्रुम होता है। केमद्रुम योग बनता है तब भी भगवान शिव की आराधना करना ही सबसे बेस्ट होता है। आप हमेशा जब भी किसी उपाय के बारे में बात करते हैं, आप मोटी-मोटी वो रिंग्स पहनने के लिए नहीं बोलते। आप हमेशा बोलते हैं कि आप मंत्र कर लीजिए। मंत्र करना और स्टोन्स पहनना, उसमें क्या डिफ़रेंस है? देखिए, कोई भी ग्रह का आप रत्न पहना रहे हैं, मतलब उसका एनर्जी लेवल को आप बढ़ा रहे हो। अगर मान लीजिए कि कोई ग्रह नेगेटिव है और उसका आपने एनर्जी लेवल बढ़ाया, तो वो ग्रह तो आपको बिल्कुल नेस्ते नाबूद कर देगा, डेस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा ना। जैसे समझ लो कि किसी व्यक्ति की मेष लगन की जन्म पत्री है। पहली बात तो रत्न हमेशा लग्न के आधार पे पहनाए जाते हैं। अब मेष लगन की जन्म पत्री में शुक्र मार्केस होता है, सेकंड और सेवंथ हाउस का स्वामी होने के कारण। और मान लीजिए कि शुक्र जो है उसका रत्न डायमंड होता है, मेष लगन वाले ने डायमंड पहन लिया, तो वो क्या करेगा, उसको खत्म कर देगा, हेल्थ खत्म कर देगा, धन से जीरो कर देगा। तो ऐसी स्थिति में जो राजयोग बन रहा है वो राजयोग कारक ग्रह होना चाहिए। अगर कारक ग्रह होगा तो उसका रत्न पहनो। और उपाय मैं इसलिए बताता हूँ कि उपाय अगर आप करोगे तो वो ग्रह चाहे कारक हो चाहे अकारक हो, मतलब फेवरेबल हो या नेगेटिव हो, दोनों ही स्थितियों में उपाय करना जो है हमेशा आपके लिए कारगर ही रहता है, पॉजिटिव रहता है। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं रत्न सजेस्ट नहीं करता। रत्न ग्रह के कारकत्व को देख करके ही सजेस्ट किया जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा। उसके अलावा हम बात करेंगे पिशाचनी योग जिसे कहते हैं लोग कि राहु और शनि का जो युति होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, राहु और शनि के पिशाच योग के बारे में लोगों को भ्रमित किया हुआ है। मैंने खुद ने भारत में भूत प्रेत के ऊपर बिकने वाली सबसे बड़ी किताब ऊपरी बाधा मैंने ही लिखी है। वो किताब सबसे ज़्यादा बिकती है। उस इस योग का उल्लेख मैंने उसमें किया ही नहीं है। क्यों? राहु शनि दोनों मित्र हैं। पता नहीं राहु शनि को किसने बदनाम करना शुरू किया। एक तो क्या होता है, मैंने एक बात देखी है सोशल मीडिया में, जिस योग के बारे में ये पिशाच योग, ये योग, इन पर बात करते हैं और उसको फिर बदनाम कर दिया जाता है। राहु और शनि एक स्पेशल पोजीशन में पिशाच योग बनाते हैं। कब बनाते हैं? जब वो नेगेटिव होते हैं, अकारक होते हैं और बहुत बुरा फल दे रहे होते हैं, तब वो क्या करते हैं, और चंद्रमा को वो प्रभावित कर रहे होते हैं, चंद्रमा को वो मतलब नेगेटिव फल दे रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो पिशाच योग बनाते हैं। मतलब आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी हो जाएगी, आपको जो नकारात्मक शक्ति वो ज़्यादा परेशान करेगी। लेकिन ये मात्र कुछ परसेंटेज में होता है। लेकिन मैं आजकल देखता हूँ कहीं पॉडकास्ट वाले भी बोलते हैं, कहीं वीडियो वाले भी बोलते हैं कि शनि राहु की युति अशुभ होती है, जबकि मैंने शनि राहु की युति वाले लोगों को, बड़े-बड़े लोगों को देखा है, शानदार पॉजिटिव रिजल्ट वाले लोगों को देखा है। शनि राहु की युति बहुत अच्छी होती है। कुछ मामलों को छोड़ दो बस, तो नेगेटिव होती है। तो आपको क्या लगता है कि जब एक एक घर में 4 प्लैनेट्स एक साथ बैठते हैं, तो अलग-अलग युतिज़ क्या उनका फ़ायदा मतलब वो हमेशा शुभ हो सकते हैं, अशुभ हो सकते हो? देखिए, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं ग्रह युद्ध। ग्रह युद्ध मतलब ग्रह आपस में बैठ गए, अब वो दोनों, हर ग्रह चाहता है कि मैं अच्छा रिज़ल्ट दूँ, मैं अच्छा रिज़ल्ट दूँ। लेकिन रिज़ल्ट वही अच्छा ग्रह देता है जो उस भाव का कारक होता है, नंबर 1 बात, जो वहाँ मजबूत स्थिति में बैठा होता है और जो कारक ग्रह भी होता है। तो ये सारी स्थितियाँ देखते हैं, लेकिन हाँ, ये तय है कि कोई कारक ग्रह मतलब फ़ेवरेबल ग्रह है और वो ग्रह युद्ध में फँस गया, मतलब 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं, 6 ग्रह ग्रह एक साथ बैठे हैं, तो कोई ग्रह प्रॉपर अपने रिज़ल्ट नहीं दे पाता है। इसलिए हमारे यहाँ ये माना जाता है कि एक योग होता है जिसमें सातों ग्रह अलग-अलग बैठे होते हैं। नाभस योग में ये आता है और इसे बड़ा ही शानदार, गज़ब का पॉजिटिव योग मानते हैं। तो ग्रह जितना अलग-अलग बैठे होंगे वो खुल के अपना जो है रिज़ल्ट दे रहा रिज़ल्ट होगा। दे पाएँगे। एक साथ बैठ जाएँगे, जैसे कारक ग्रह एक साथ बैठे हों, जैसे मेष लगन है और मेष लगन में मंगल, गुरु और सूर्य एक साथ बैठे हैं, ये अच्छी बात है, ये कारक ग्रह हो गए। लेकिन यहाँ पर शनि आके बैठ जाएगा तो खेल बिगाड़ देगा ना। तो कारक ग्रहों का एक साथ बैठना या मित्र ग्रहों का एक साथ बैठना अच्छा है,
लेकिन 2 विपरीत नेचर वाले ग्रह एक साथ बैठेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन या दिक्कत हो जाएगा। आप जैसे हम बात करें मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कौन से ऐसे योग हैं जो आज इतनी प्रतिष्ठा उनको मिल रही है और उच्च स्थान पे बैठे हों? देखिए, ये योग तो यूँ मान कर के चलो कि उन जैसे योग तो कई लोगों की जन्म पत्रिका में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन योगों के साथ में उनका कर्म भी मायने रखता है। अब मुकेश अंबानी जी के लिए तो कह सकते हैं कि उनके पिता ने ही धरातल तैयार कर दिया था। लेकिन हम बात करते हैं जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब आप जानते हैं कि ये बचपन से ही राजनीति में रहे हैं। पहले ये संघ से जुड़े, बाद में इन्होंने जो है राजनीति में मेहनत की। ये भाजपा में संगठन महामंत्री रहे। फिर ये गुजरात के जो भाजपा के इन्होंने कई जो है काम किए, जैसे रथ यात्रा को इन्होंने मैनेज किया था जो 90s में हुई थी। उसके बाद में ये संगठन महामंत्री रहे। तो देखा जाए तो प्रधानमंत्री से पहले ही इन्होंने कितने सारे यत्न कर लिए थे। फिर ये गुजरात के सीएम बने, उसके बाद में ये प्रधानमंत्री बने। तो आप देखेंगे कि इनकी यात्रा स्टेप बाय स्टेप रही है और कर्म इनका बहुत अच्छा रहा है। और जहाँ तक योग की बात की जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इनको जब पहला मौका मिला था, पहला मौका जब मिला इन्होंने घर छोड़ा, ये राजनीति में आए, ये संघ में आए, तो उस समय जो इनको दशाएँ चल रही थी और वो ग्रह योग जो स्ट्रॉन्ग थे, वो इनको लेकर आए। फिर इन्होंने उन ग्रहों के पीछे यहाँ पर अपने आप को मेंटेन रखा, लेकिन इसमें कर्म भी बहुत मायने रखता है, दोनों बातें हैं। उसी वजह से आज ये प्रधानमंत्री बने और आज भारत के जो है सबसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में से एक कह सकते हैं, क्योंकि लंबे अंतराल में जवाहरलाल नेहरू जी के अलावा इन्हीं का कार्यकाल इतना लंबा रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि स्ट्रॉन्ग ग्रहों के बिना यहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता है। सो आपकी आपकी नज़र में सबसे कौन-सा वो योग है जो ओवररेटेड है और कौन-सा वो योग है जो अंडररेटेड है? देखिए, इन ग्रहों के मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, मतलब नाम का मतलब जैसे नवम व जन्मपत्री है आपकी, पहला भाव, 5वाँ भाव, 9वाँ भाव, 10वाँ भाव, इनके आपस के रिलेशन सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग राजयोग है। मतलब जिस व्यक्ति की जन्मपत्री में बन रहे हो, तो आप आँख बंद करके कह दो कि भैया तू बड़ा आदमी ज़रूर बनेगा और तुझे ज़िंदगी में एक मौका ज़रूर मिलेगा। दशाएँ सपोर्ट नहीं करे एक अलग कैलकुलेशन है। ऐसे ही नेगेटिव योग की बात करोगे तो मैं कहूँगा केमद्रुम योग। अगर केमद्रुम योग किसी व्यक्ति की जन्मपत्री में बन रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ। ये हमारे ज्योतिष के ग्रंथ कहते हैं, अगर केमद्रुम योग किसी व्यक्ति के 100% बन रहा है, वो व्यक्ति किसी भी, मैं कह रहा हूँ वो बच्चा चाहे मुकेश अंबानी जी के घर में जन्म ले ले, वो डिस्ट्रॉय कर देगा उसको योग, खत्म कर देगा उसको योग। धन्यवाद सुधाकर जी। आपने ये सब जानकारी दी और योगों के बारे में बताया। काफ़ी सारे लोगों को मुझे लगता है कि उनको इस पे क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से योग शुभ होते हैं और अशुभ होते हैं। और मुझे लगता है कि काल सर्प का नाम सुनने के बाद लोग ना तो डरेंगे, उपाय करेंगे जो आपने उपाय बताए हैं। धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट पे आए। नमस्कार। गीता जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। आपने मुझे दोबारा याद किया और आगे भी ऐसे ही याद आप करते रहें।